गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ गोकुल शर्मा। और जो हम लास्ट क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे अपने वन रक्षक का पेपर 2016, हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज वन रक्षक के 2016 के पेपर में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो हम सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि वैक्सीन लगवाई थी तो 2 दिन तक बुखार रहा था। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें 1 से 30 तक तो उसमें जीके और आपकी नॉर्मल साइंस थी। फिर प्रश्न संख्या 31 से आपके मैथ्स स्टार्ट हो गई थी। तो देखिए प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है कि रहीम की माँ की आयु रहीम की आयु की 6 गुना है। ठीक है, जो रहीम की माँ है वो उसकी आयु की 6 गुना है। कि मतलब अगर रहीम 1 है 1 साल का तो उसकी माँ की आयु 6 गुना मतलब 6 साल की है। 6 वर्ष बाद रहीम की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। और 6 वर्ष बाद जो है रहीम की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना था दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें ऑप्शन से 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे। ऑप्शन दे रखे थे रहीम 10 माँ 30, ठीक है, रहीम 8 माँ 26, रहीम 6 माँ 36 और रहीम 4 माँ 24। ठीक, तो अब आपको क्या बोला है कि पहली लाइन से आपके 2 ऑप्शन हट जाएंगे कि रहीम की माँ की आयु रहीम की आयु की 6 गुना है। मतलब कि अगर रहीम की 1 है तो उसकी माँ की 6 है। ठीक है, अगर रहीम की 2 है तो 2 का 6 गुना कितना हो जाता है, 6 से गुना कर दो तो 12 साल होनी चाहिए उसकी माँ की आयु। ठीक है, तो यहां देखते रहीम 10 है तो उसकी माँ की आयु 10 छिंगे 60 होनी चाहिए थी। ये ऑप्शन गलत। रहीम 8 है तो 8 छिक 48। ठीक है, तो 48 वर्ष उसकी माँ की आयु होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी गलत है। फिर रहीम की 6 वर्ष तो 6 छिंग 36, ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अगला भी चेक करना है अपने को। रहीम 4 और माँ 24। ठीक है, तो 4 छिके 24, तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई सही होगा। अब इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए मैं आपको बताता हूं कि माना रहीम की आयु x वर्ष है। ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स जो अपन 10 तक पढ़ते आए हैं, 10 तक भी नहीं है, 6-7 में आ जाती है। तो देखिए माना रहीम की आयु x वर्ष मैंने मान ली। ठीक है, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी भैया, 1 थी तो 6 हो गई, x है तो 6x गुना हो जाएगी। ठीक है, जितनी जितनी रहीम की मानेंगे उससे 6 को गुना कर दो तो माँ की आयु हो जाएगी 6x। ठीक है, अब 6 वर्ष बाद बात करें तो रहीम की आयु कितनी हो जाएगी। अगर आज रहीम 1 साल का है तो 6 साल बाद कितने का हो जाएगा, उसमें 6 जोड़ दो यानी 7 साल का हो जाएगा। यानी कि जितनी भी आयु उसमें आप 6 जोड़ दो तो 6 वर्ष बाद रहीम की आयु x प्लस 6 वर्ष हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि रहीम की आयु बढ़ेगी और माँ की आयु उतनी रहेगी। नहीं, माँ की आयु 6x है तो वो भी 6 साल बाद 6 साल बड़ी हो जाएगी। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 6x प्लस 6 वर्ष। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये हमें क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद रहीम की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो ठीक है, 6 वर्ष बाद रहीम की आयु, ठीक है, ये रहीम की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु के, ठीक है, उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है 6 वर्ष बाद 6x प्लस 6। ठीक है, तो इसके 1/3। ठीक है, 1/3 का मतलब 1/3 से भाग, मतलब जो रहीम है वो अपनी माँ का 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपने इसको प्रश्नानुसार जो है इसको सॉल्व कर लिया कि भैया x प्लस 6 जो है वो 1/3 हो जाएगा 6x प्लस 6 के। इसको ब्रैकेट में करना है अपने को। ठीक है, अब इस 3 को इधर वज्रगुणा कर दो तो 3 पहले x से गुणा हो जाएगा 3x प्लस फिर 6 से गुणा हो जाएगा 18 बराबर ये 6x प्लस 6 एज इट इज। फिर अपन क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों में कि अपन x वालों को तो एक तरफ रख लेते हैं और नंबर्स को एक तरफ रख लेते हैं। तो ये 18 इधर एज इट इज, इस 6 को उठा के इधर भेज दिया माइनस का हो जाएगा, और ये 6x इधर एज इट इज, इस 3x को उठा के भेज दिया इधर, ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस के थे। तो 18 में से 6 गए 12, 6x में 3x गए 3x, 3 से 12 कट गया 4 टाइम तो x का मान आ गया 4। यानी रहीम तो हो जाएगा 4 वर्ष का और उसकी माँ हो जाएगी 6x यानी 6 गुणा 4 24 वर्ष की। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 32 आपको बोला है, क्या बोला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान है। तो देखिए सीधा सूत्र है ये कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 33 कि x बराबर 4/5 गुणा x प्लस 10 ब्रैकेट में, इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इसमें x का मान 40 आएगा। अब आएगा कैसे वो हम आपको बताते हैं। देखिए x बराबर आपको दे रखा है 4/5 x प्लस 10। अभी जो पहले 31 नंबर का क्वेश्चन आया था उसकी तरह ही इसको इधर वज्रगुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5x बराबर इस 4 को इस कोष्ठक के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 को पहले x से गुणा करेंगे 4x
फिर बीच में साइन प्लस का है, इधर भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। फिर इस 4 को 10 से गुणा कर देंगे तो 40, 4 ढाई 40, तो 5x बराबर 4x प्लस 40। अब तरीका वही क्या, इस x वालों को एक तरफ लिया तो इस x वालों को इधर ले गया, तो 5x माइनस 4x बराबर 40। x का मान कितना आ गया, 40 आ गया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34, जो आपके वन रक्षक भर्ती 2016 में पूछी गई थी कि 1225 किस संख्या का वर्ग है। देखिए वैसे तो 1 से 30, 35, 40 तक तो सबको याद होने चाहिए अगर अपन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं, तो 1 से 30 तक या 40 तक अगर आपको संख्याओं के वर्ग आते हैं तो अच्छी बात है, जिससे क्या है आपका कैलकुलेशन में टाइम बचेगा। अब जैसे आपको पता होता है कि 1225 किस संख्या का वर्ग है, तो अपन सीधा सा 35 टिक कर देते, अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मान लो अगर किसी को फिर भी नहीं आता, ठीक है, तो देखिए आप आराम से जो है 1 से 30 तक के तो याद कर ही लीजिए, बड़े आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। मैं आपको लिख के दे दूंगा लास्ट में। तो 1225 का पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब 1225 ये 2 से भाग नहीं जा रहा क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, ठीक है। 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करने के लिए सब संख्याओं को जोड़ दो। अगर जोड़ने के बाद 3 से गुणा हो रही है, ठीक है, या 3 से भाग हो रही है वो संख्या, ठीक है, तो 3 से भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इस पूरी की पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो सीधा ये 5 से जाएगी। ये गया 12, 12 लिया तो 5 दूनी 10, ठीक है, इसमें से 2 बचा 22, 5 चौक 20, इसमें से 2 बचा 25, ठीक है, तो 245 यहां बच गया। फिर 5 से दिया, क्योंकि एक बार 2 या 3 से नहीं गया ना, तो दोबारा फिर नीचे नहीं जाएगा, वो जाना होगा तो यहीं चल जाएगा, तो बाद में ये सोचना हम दोबारा 2 या 3 से करेंगे, ठीक है। अब ये है 24, तो 5 चौक 20, क्योंकि 24 लोगे आप पहले भाग ऐसे तो दोगे ना, जैसे 245 है आपके पास, तो पहले 5 से करोगे, ठीक है, तो 2 तो जाएंगे, 24 लोगे तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 55 25, ज्यादा आ गया तो 5 चौक 20 लोगे। फिर ये गया 45 बार, 5 नम में 45, ठीक है, तो कितनी बार आया, 49 बार। 49 का केवल 7 में जाता है, तो ये 49 हो गया, यहाँ 7 बार गया, 7 7 49, और फिर 7 का गया 1 बार, ठीक है। तो 1225 का आपको वर्गमूल निकालना है, किस संख्या का वर्ग है या तो वो बता दो या इसका वर्गमूल निकाल लो, वही आंसर आ जाएगा। अब 1225 का वर्गमूल किया, 1225 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। अब इसमें से आपने 1 5 बाहर ले लिया, ठीक है, इसलिए वर्गमूल हट जाएगा 5 के ऊपर से। इसमें से भी 1 7 बाहर ले लिया, जोड़े बनाने हैं आपको 2 2 के, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनाते हैं और घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 गुणा 7 35, यानी जो 1225 है वो 35 का वर्ग है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 35 कि 46,656 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका तो आपको घनमूल निकालना पड़ेगा, और ये वर्गमूल भी नहीं है जो आप याद कर लो, ठीक है, क्योंकि 36 तक के तो चलो वर्गमूल याद भी कर लो, 40 तक के 30 तक के, पर घनमूल मतलब घात 3 वो तो आप याद भी नहीं कर सकते हो। तो अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। देखिए अब शॉर्ट ट्रिक कैसे कर सकते हैं आप इसमें, जैसे आपको इसमें ऐसे पूरा ये करने की जरूरत नहीं थी, आप इसमें से एक बाहर निकाल लेते, आप इसमें से एक बाहर निकाल लेते, मन ही मन में निकाल लो, अपने को किसी को दिखाना तो है नहीं वहां पेपर में। ये 5 और ये 7, तो 5 7 35 अपने को टिक करके आ जाना है। उसी तरह से अब हम इसका भी करेंगे, घनमूल निकालने का एक छोटा मेथड भी होता है, वो अगर वीडियो लंबा नहीं बना तो मैं आपको वो भी लास्ट में बता दूंगा, नहीं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास होता है, और ये वीडियो बनी हुई भी है मेरे में, आपको आप जाओगे तो नीचे आपको कक्षा 8 के नाम से मिल जाएगी, जिसमें आपको जो है एस्टिमेशन मेथड विधि से, एस्टिमेशन मेथड से वर्गमूल घनमूल जो है वो निकालना सिखा रखा है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। आपको जरा सी भी जो है इस तरह से एक भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको आंसर आप मनी मन निकाल सकते हो। 46,656 का अभाज्य गुणनखंड किया तो आया 23,328, जब 2 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 11,664, फिर 2 से भाग देंगे तो 5,832, फिर 2 से भाग 2 से जा रहा है क्योंकि लास्ट में जो है 2 4 6 8 आता है तो 2 से जाता है, ठीक है, और 0 भी। फिर 2 से दिया तो 5,832 को आया 2,916, फिर 2 से दिया 1,458, ठीक है, फिर 2 से दिया तो आया 729। अब 2 से नहीं जा रहा क्योंकि पीछे 9 आ गया, तो 3 से चेक कर लो, 9 और 2 11, 11 7 18, 18 3 से जाता है तो ये पूरा का पूरा 3 से जाएगा, ठीक है। तो इसको भाग दिया 243 बार, ठीक है। फिर ये 243 3 से जा रहा है, 3 से भाग दिया 81 बार, फिर 81 3 से जा रहा है कितनी बार, 27 बार, ठीक है। फिर जो 27 है ये फिर 3 से जा रहा है कितनी बार, 3 नाम 27, फिर ये जो 9 है ये फिर 3 से जा रहा है, 3 3 9, ठीक है, और फिर ये जो 3 है ये फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, ठीक है। तो अब आपने देख लिया, क्या देख लिया
कि भैया हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड है ये आ रहे हैं। अब आपको क्या है, इस तरह से लिखना नहीं है जैसे यहाँ ऊपर लिखा था अपन ने, अपन सीधा करेंगे, क्या करेंगे कि भैया घन वर्गमूल में क्या होता है कि दो दो के जोड़े बनते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसका 2 का जोड़ा बना लूंगा, इसका दो का जोड़ा बना लूंगा, और घनमूल में मैं 3 का जोड़ा बना लूंगा। तो ये जो है इसमें से 1 2 बाहर निकाल दूंगा, फिर इनका 3 का बनाया, इसमें से 1 2 बाहर निकाल दूंगा, फिर इनका 3 का बनाया, इसमें से 1 3 बाहर निकाल दूंगा, और फिर इसका भी 3 का बनाया, इसमें से भी 1 3 बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 2 3 3, तो गुणा कर लो, 2 गुणा 2 4, 4 3 12 और 12 3 36। तो जो 46,656 है वो 36 का वर्गमूल है, वो सॉरी घनमूल है। और कई चैनलों पे आपको ये दे रखा है कि ये 46 का घनमूल है, जो कि गलत है, ठीक है। तो उनसे आप कंपेयर मत कीजिएगा, 46 का नहीं है। 46 गुणा 46 गुणा 46 आप करके देख लीजिए, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो प्रश्न संख्या 36 था, सबसे इस पेपर का सबसे अच्छा प्रश्न था ये, ठीक है, जिसमें बच्चों को जो है, जिन्होंने बेसिक मैथ्स पढ़ी है वो तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है, पर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा प्रश्न, सबसे बढ़िया प्रश्न यही था इस पेपर का। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपए था, ठीक है। जो 15,500 रुपए की एक वस्तु थी, इसकी मरम्मत पर 450 खर्च किए, ठीक है। तो इसकी मरम्मत करवाने पर 450 रुपए खर्च किए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, क्रय मूल्य का मतलब तो होता है कि जब मैंने कितने में उसको खरीदी है, कितने मैंने उसने मेरे काम में लेने तक जो है उसमें मैं पैसे लगा चुका हूं। और विक्रय मूल्य का मतलब सीधा सा कि मैं उसको कितने में बेच रहा हूं। अब मैं कोई चीज को 20 रुपए में खरीदूंगा, ठीक है, और 25 में बेच दूंगा, तो मेरे को लाभ होगा 5 रुपए का। और 20 में खरीद के 15 में बेच दूंगा तो मुझे हानि होगी, ठीक है, 5 रुपए की, ठीक। तो अब आपको बोला है कि इसका आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब पर लाभ ना देके आपको लाभ प्रतिशत दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, कि भैया लाभ जो है ना वो 15% है। कि जैसे आपको बोल दिया कि भैया 20 में खरीद के 25 में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे कि भैया लाभ 5 रुपए का हुआ और 20 में खरीदी थी, गुणा 100 कर दोगे प्रतिशत के लिए, ये इससे गया 2 5 10, 25% का लाभ होगा आपको इसके ऊपर। पर अब यहां लाभ ना देके आपको लाभ प्रतिशत दे दिया डायरेक्ट, तो अब आपको प्रश्न थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए सीधा सा सूत्र है, मैं आपको सूत्र बता दूंगा यहाँ पे, पर उसके लिए अपन पहले पूरी क्रय मूल्य तो निकाले। तो वस्तु का मूल्य जो है वो है 15,500 रुपए, और उसके बाद लाने के बाद उसकी मरम्मत भी करवाई 450 रुपए की, ठीक है, 450 रुपए की उसकी जो है मरम्मत भी करवाई है। मतलब अभी वस्तु काम में नहीं ली है, और ये दोनों जो है ये खर्चा हो चुका है उस एक वस्तु के ऊपर। मतलब जो क्रय मूल्य होगा वो इन दोनों को जोड़ने के बाद बनेगा। तो जो कुल क्रय मूल्य है वो बन जाएगा 15,500 प्लस 450 यानी 15,950, ठीक है। अब जो लाभ प्रतिशत है मेरे पास, ठीक है, ये जो लाभ प्रतिशत है, ये लाभ प्रतिशत है 15। और जब आपके पास क्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दे रखा हो, तो विक्रय मूल्य का सीधा सूत्र होता है कि विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100 गुणा क्रय मूल्य। और हानि दे देता कि भैया हानि प्रतिशत है, तो आपको कुछ नहीं करना, सूत्र सेम टू सेम ये था, विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। 100 अगर लाभ है तो प्लस 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100 गुणा क्रय मूल्य, या फिर हानि है तो 100 माइनस लाभ प्रतिशत बट्टा 100 गुणा क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ है तो प्लस कर दो, हानि है तो माइनस कर दो। अब मान लो ये प्रश्न ऐसे दे देता कि आपको इस क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य दे देता, जैसे अभी तो आपको क्रय मूल्य देके विक्रय मूल्य पूछा है, और विक्रय मूल्य दे देता और क्रय मूल्य पूछ लेता, तो उसको कैसे करते? तो देखिए कुछ ही नहीं होता, यहां पे आ जाता आपके पास क्रय मूल्य, ठीक है। तो सूत्र बन जाता आपके पास क्रय मूल्य बराबर 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणा क्रय मूल्य, ठीक है, ये आपका सूत्र बन जाता। सॉरी, विक्रय मूल्य तो आपको दे रखा है ना, तो ये आपका सूत्र बन जाता। और हानि पूछता तो यहाँ 100 माइनस हानि प्रतिशत कर देते, मतलब कुछ ही नहीं है, इनको आप इसको गुणा में ले गए और इसको भट्टे में ले गए, तो क्रय मूल्य का सूत्र बन गया। तो सेम है दोनों, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप एक सूत्र नोट कर लो, उसके बाद दूसरा बना सकते हो। तो सूत्र लगा दिया मैंने, ठीक है। तो 100 तो मेरे पास कोई वैल्यू है नहीं, तो 100 तो 100 रह गया। 100 प्लस लाभ प्रतिशत 15 बोला है, बट्टे 100 गुणा क्रय मूल्य कितना है 15,950। 100 प्लस 15 115 गुणा 1595, क्योंकि 0 से 0 कट गया, बट्टे में 10 चल रहा है 10। और जब मैं 115 को 1595 से गुणा करूंगा
तो आएगा मेरे पास 1,83,425/10। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको 5 से या इसको क्यों नहीं काटा है, काटा क्यों नहीं है, क्योंकि देखो मैं काटूंगा तब उसके बाद मुझे फिर भी मुझे गुणा करना पड़ेगा और फिर 2 से भी भाग देना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। इससे अच्छा है कि मैं केवल गुणा करूं, इनको गुणा करने पे ये आ गया, बट्टे में है 10। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अभी भी तो आपको पॉइंट लगा, सॉरी अभी भी तो आपको जो है भाग देना पड़ेगा। अरे अब मैं भाग नहीं दूंगा, मेरे पास नीचे 10 है तो मैं ऊपर से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा। अगर नीचे 100 होगा मतलब 2 जीरो है तो ऊपर से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा। अगर 1000 होगा तो ऊपर से 1 2 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, मेरे को भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये होती है शार्प कैलकुलेशन, ठीक है। ये आपका टाइम बचाती है, क्योंकि आपको गुणा तो इस काट दिया आपने, पूरा पूरा तो कट नहीं रहा था। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो बात अलग होती है, ठीक है, पर पूरा पूरा कट नहीं रहा था, गुणा आपको फिर भी करना था और फिर गुणा करने के बाद भी भाग देना था। इससे अच्छा मैंने आपका एक भाग देने का जो है वो टाइम कम कर दिया, केवल गुणा हो गया और उसके बाद एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग गया। तो आपके पास था 1,83,425, तो पीछे से एक संख्या 5 को छोड़ दिया तो कितना बच गया, 18,342.5। तो जो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा वस्तु का, वो हो जाएगा 18,342.50। ये ऑप्शन में था, चाहे से पॉइंट के जो बाद है वहां पे जीरो लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपने सुना होगा। तो इतने में उसने खरीदी, इतने में उसने बेची। ये आपका प्रश्न संख्या 36 था और सबसे अच्छा प्रश्न था। आगे चलते हैं। tan 90 माइनस ए क्या होता है, तो देखिए सीधी सी बात है, tan ये सूत्र है आपकी 10वीं क्लास की बुक किताब में आपको मिल जाएगा त्रिकोणमिति में। tan 90 माइनस ए cot ए होता है, ठीक है। यानी कि आपके पास 6 सूत्र होते हैं ये, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा आपके पास होता है sin थीटा, ठीक है। ये भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। मेरे इस पेज पे आप जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th की जब आप सर्च करोगे तो आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है, 7.2 एक्सरसाइज के नाम से, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ठीक। ऐसे ही sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा आपके पास sec थीटा होता है। तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा cot थीटा, यानी cot a। थीटा बोले तो थीटा, a बोले तो a, b बोले तो b, जो बोलेगा वो हम लगा देंगे, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 था आपका कि 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाने पर प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा ये आपको बताना है, इसमें से इसको घटाना है। देखिए यह माइनस जो है ना वो बहुत काम खराब करता है। अगर जोड़ना होता ना तो मैं सीधा 12a और 4a जुड़ा 16a लिख देता, माइनस का 9ab माइनस का 7ab माइनस का 9 माइनस का 7 जोड़ देता, कितना हो जाता, माइनस का 16, सीधा लिख देता माइनस का 16ab। 5b प्लस 3b सीधा 8 भी लिख देता, माइनस 3 प्लस 12 सीधा का सीधा 9 लिख देता। लेकिन यहां घटाने में बोला है, अब घटाने में क्या होता है, बीच में आता है माइनस, और माइनस आता है तो उसके लिए जरूरी है ब्रैकेट हमेशा, ठीक है। जहां भी ब्रैकेट लगा दिया ब्रैकेट तो आपको 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये 5 है, ठीक है, 15 नहीं है, में से घटाना है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ठीक है, ये आपको घटाना है। तो अब माइनस है तो आपने इधर भी ब्रैकेट लगा दिया, इधर भी ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट क्यों लगाया, इसके पीछे कारण देखिए इधर इसके बाहर आपने देखा तो यहाँ पे कुछ कोई साइन नहीं, ना प्लस है ना माइनस है, और जहां पे कुछ नहीं होता उसको मैं मानता हूं कि भैया ये प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन है तो ब्रैकेट को ऐसे कैसे हटा दो, 12a माइनस 9ab प्लस 15b माइनस 3 ऐसे कैसे आ गया, देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें। अरे यार ये 15 नहीं है, 5 है। पर इस वाले ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन था, और जब माइनस का साइन आता है वहां क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि माइनस आने पे जो है साइन प्लस का हो जाता है, नहीं, प्लस का नहीं होता। ब्रैकेट के अंदर साइन प्लस का नहीं होता, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये 4a प्लस का था तो ये पहले से प्लस का है, तो कई बच्चे क्या सोचेंगे कि सर प्लस का हो जाता है, ये पहले से प्लस का है तो इसको ऐसे कैसे प्लस का लिख देंगे, नहीं, रूल होता है कि साइन हो जाएगा चेंज। तो ये जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो जो 4 है ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका है, माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 12a में से 4a, ठीक है, जो एक जैसे होते हैं ना लाइक टर्म्स जिनको बोलते हैं अपन, जैसे जिसके साथ a वाले है तो a वाले से a वाला ही घटेगा, b वाले से a b वाला ही घटेगा, b वाले से b वाला ही घटेगा, और नंबर से नंबर ही घटेगा। तो 12a माइनस 4a बचा 8 है, ये माइनस 9ab प्लस 7ab, ठीक है। तो a भी तो आएगा ही।
आप ये देखो माइनस का 9 और ये है प्लस का 7, तो इनको जोड़ दो। माइनस का 9 और प्लस का 7 कितना होता है, माइनस का 2, और ए बी तो एज इट इज आ गया। फिर है प्लस 5b माइनस 3b, तो b तो एज इट इज आएगा, ठीक है। नंबरों को सॉल्व करो आप, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2। फिर है माइनस का 3 और माइनस का 12, और ये सीधा सीधा माइनस का 3 माइनस का 12 बन गया माइनस का 15। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 38। अब प्रश्न संख्या 39 पे आते हैं। एक पदीय युग्मों -4p, 7pq का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनका गुणनफल ज्ञात करना है, सिंपल सा कर सकते हो। -4 गुणा 7 माइनस का 28, p गुणा p स्क्वायर, और q के साथ कुछ ही नहीं है तो एज इट इज, ठीक है, q तो आप सीधा टिक कर दो। अब करते कैसे देखिए, -4p गुणा 7pq, ये आपने लिख दिया, ठीक है। -4p गुणा 7pq, इसको आपने गुणा करना है, ये आपको दे रखा है। तो नंबर को नंबर से गुणा कर दो। नंबर क्या है, -4 गुणा 7, p वाले को p वाले से गुणा कर दो। ये इधर है p और इधर भी है p। अगर यहाँ p स्क्वायर होता तो यहाँ p स्क्वायर को p से गुणा करता, पर यहाँ दोनों तरफ p है तो p से p को गुणा कर दूंगा। फिर साथ में क्या है, q, इसमें नहीं है, इसमें है तो केवल 1 लिख दूंगा। -4 गुणा 7 माइनस 28, p गुणा p स्क्वायर, और q एज इट इज, तो माइनस का 28 p स्क्वायर, q इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 40। वो क्या कह रहा है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा क्या होगी। ठीक है, देखिए ये 10वीं क्लास की किताब का प्रश्न है, आराम से राजस्थान बोर्ड की किताब में आपको मिल जाएगा। बड़ा ही आसान प्रश्न है। घन, घनाभ, ये सब आपको किताब से पढ़ने पड़ेंगे। 10वीं तक की गणित जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, अन्यथा आप जो है इस वर्णरक्षक के मैथ्स पोर्शन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। और मैथ्स पोर्शन को सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आप ये समझ लेना कि आप जो है वर्णरक्षक में 2016 में 50 में से 13 क्वेश्चन आए थे, और अब की बार जो है 100 प्रश्न आ रहे हैं, तो 100 में से 26 मान लो, ठीक है। अगर 50 में 13 है तो 100 में से 26, चलो 26 ना भी करके इनको काट मान के 22 मान लो, ठीक है। 22 या फिर आप नहीं तो 20 मान लो, ठीक है, कि भाई गणित के 20 प्रश्न है। क्योंकि अब की बार रीजनिंग भी जुड़ गई, तो रीजनिंग जुड़ गई तो हिंदी भी तो आपकी जो है वो हट चुकी है। तो अब ये मत सोचना कि सर रीजनिंग जुड़ गई तो आप प्रश्न कम होगा, तो ये भी सोचिए कि प्रश्न बढ़ा दिए और हिंदी हट गई है, ठीक है। तो इस 100 में से 20 प्रश्न गणित के मान लीजिए, और इतने ही 15 से 20 जो है आप रीजनिंग के मान लीजिए। जो मतलब जो है कि मतलब 35 से 40 प्रश्न या 30 से 40 प्रश्न जो है वो गणित और रीजनिंग के रहेंगे, और 30 से 40 प्रश्न बहुत होते हैं गणित के। और गणित ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पूरे से पूरा कर सकते हो। जीके तो फिर भी आपको याद रहे या ना रहे, कोई क्राइटेरिया नहीं होता जीके का, आप जो पढ़ के गए उसमें से आए या ना आए। पर गणित ऐसा है कि जो आपने पढ़ रखा है वो तो आप कर ही सकते हो। 10वीं तक की गणित अगर आपने पढ़ रखी है तो आप कर ही सकते हो। देख लीजिए वनरक्षक का कोई भी लेवल नहीं है, और वनपाल का भी पेपर मैं इसके बाद आपको सॉल्व करके बता दूंगा, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब चल रही है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा क्या होगी। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो दे रखा है उसी का सूत्र लगा दो। क्या दे रखा है आपको, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। 6 है यहाँ पे 6 और a है यहाँ पे भुजा, ठीक है। 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, जो आपको दे रखा है 600। तो 6 से 600 कट जाएगा कितनी बार, 100 बार। अगर आपको ऐसे काटना नहीं है तो 6 को नीचे ले जाओ, गुणा में है, भाग में चल जाएगा, तब कट जाएगा। तो a स्क्वायर का मान आ गया 100। तो a बराबर, इधर से स्क्वायर हटता है ना, तो दूसरी तरफ हमेशा वर्गमूल जाता है, अंडर रूट जाता है। और 100 का जब आप करोगे तो 10 गुणा 10 बनता है 100, इसमें से एक 10 बाहर आ जाएगा, तो जो भुजा है वो आपकी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका प्रश्न संख्या 40 था। नेक्स्ट था प्रश्न संख्या 41 कि 9 की घात 3/2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कई चैनलों पे आपको या कई पेपरों में, आप पेपर में जो प्रिंट वगैरह आप निकालते हो, पीडीएफ वगैरह अगर आपको मिले 2016 के पेपर की वनरक्षक के, तो वो आपको ऐसे दे रखा है 9 सही 3/2। इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मान 9 दूनी 18 थी है, सॉरी 9 दूनी 18 प्लस 3 21/2। इसका मान कैसे आ सकता है 21/2। अगर हाँ आ सकता है 21/2, पर ऑप्शन में आपके तो ऐसा था कि भाई 9, 18, 27, 25 ऐसे ऑप्शन थे। मुझे ऐसे ऑप्शन पूरे ढंग से याद नहीं है, पर आपके ऐसे जो है भिन्न में ऑप्शन नहीं थे, ठीक है। तो जो प्रश्न था वो मेन प्रश्न ये था कि 9 की घात 3/2 का मान ज्ञात कीजिए। बाकी आपको कई जो लोग हैं वो इसमें भी सॉल्व करके 27 लाके बता देंगे, ठीक है, आ नहीं सकता 27। तो 9 की घात 3/2 का मान आपको ज्ञात करना है। बराबर किया आपने, 9 को गुणनफल
गुणनखंड किया तो 9 को लिख सकता हूं 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 की घात 3/2, ठीक है। 9 की जगह 3 गुणा 3 लिख दिया। और जो 3 गुणा 3 है इसका मतलब होता है 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 की घात जो है वो 3/2 हो गया। अब एक रूल होता है जो आपके पास पावर एंड एक्सपोनेंट्स होते हैं, घात एवं घातांक होते हैं, कि अगर a की पावर m और उसकी पावर n हो तो ये जो घातें है ये गुणा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे a की पावर m की पावर n है, a की घात m की घात n है, तो घातें क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 गुणा 3/2। अब 2 गुणा 3/2 है तो 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा, 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, तिया 27, कितना उत्तर आ गया आपके पास, 27 उत्तर आ गया, ठीक है। तो ये तो थे आपके एक तो 31 से 41 11 प्रश्न। उसके बाद 48 और 49 भी आपके पास जो है वो गणित का प्रश्न था। तो प्रश्न संख्या 48 क्या कह रहा है आपको कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 5 मीटर है उसका 10 किलोमीटर से अनुपात कितना होगा। तो देखिए बड़ा आसान प्रश्न है, 5 मीटर का अनुपात निकाल रहा है 10 किलोमीटर से। तो सर्वप्रथम ये याद रख लीजिए कि अनुपात जो है वो हमेशा एक ही तरह की इकाइयों का लगता है। या तो आप इसको मीटर में है, इसको भी मीटर में कर लीजिए, या फिर आप इसको भी किलोमीटर में कर लीजिए। लेकिन आप इसको किलोमीटर में करेंगे ना तो ये पॉइंटों में आ जाएगा। इससे अच्छा है कि हम इसको ही मीटर में कर ले, ठीक है, क्योंकि पॉइंटों में आ जाएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये 5 मीटर अनुपात, इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर दिया। ये 10 तो एज इट इज, इनटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर दिया। तो ये हो गया 10 गुणा 1000 मीटर। तो ये हो गया 5 मीटर बटे, जो अनुपात है आप इसको बटे में लिख सकते हो, 10 गुणा 1000 मीटर, मीटर से मीटर कट गया, 5 दूनी 10, तो बचा कितना ऊपर, तो 1 बटे 2 गुणा 1000 2000, तो आ गया 1:2000, ठीक है। जरूरी नहीं है आप ये पूरा मेथड करो, आप शॉर्टकट से फटाफट करो इस तरह से। 5 मीटर का अनुपात 10 किलोमीटर से, ठीक है, 5 मीटर मीटर से रेशियो 10 गुणा 10,000 मीटर, मीटर से मीटर गया, 5 दूनी 10, इधर बच गया 1:2000, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते, जरूरी थोड़ी आप इसको पूरा करो, मैं तो पर इस तरह बता रहा हूं आपको ताकि आपको बेसिक समझ में आए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 49, क्योंकि शॉर्टकट भी जब भी लगता है जब बेसिक आपको अच्छे से आता है। और लास्ट प्रश्न था ये वन रक्षक का। प्रश्न संख्या 49 क्या बोल रहा है कि 1/2 की घात -5 ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 1/2 की घात -5 था, इसका मान ज्ञात करना था आपको। तो देखिए इसका मान कैसे आएगा कि जब भी आपके पास घात जो है वो माइनस में हो, ठीक है, जैसे 1 की घात माइनस में है, तो इसको आप पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करो, जो नीचे है उसको तो ऊपर ले आओ, जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ। अब इसमें ए तो ऊपर है हर अंश में, और इसके हर में क्या है, कुछ ही नहीं है, तो 1 मान लेता हूं। तो इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करूंगा, इसको जो आपके पास हर में है इसको तो अंश में ले आऊंगा, और जो अंश में है उसको हर में ले आऊंगा, तो घात क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और मान लो यहां पे माइनस है, ठीक है, ठीक है, जैसे आपके पास ये है कि 1/1 की घात -m, फिर से वही काम, जो आपके पास अंश में है उसको तो हर में ले जाओ, और जो हर में है उसको अंश में ले जाओ, तो a/1 की घात m, यानी फिर से पॉजिटिव हो जाएगी। तो यही आपके पास है कि 1/2 की घात -5 थी, इसको आपने चेंज किया तो क्या हो जाएगा, 2/1, 2/1 का मतलब 2 की घात 5 हो जाएगी, घात हो जाएगी पॉजिटिव। 2 की घात 5 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके वन रक्षक 2016 के गणित के प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर भी अगर आपको मैथ्स के किसी भी पोर्शन में 6 से लेकर 10 तक के किसी भी पोर्शन में आपको डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा ये राजस्थान जीके के ऊपर ही होगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी आपके लिए वन रक्षक के पेपर है और वनपाल के भी पेपर है। अगला पेपर तो मैं वनपाल का ही कराऊंगा, 2016 का ही कराऊंगा, पर उससे पहले हम राजस्थान की थोड़ी बहुत जीके और पढ़ेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, हम जिससे क्या है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारे इजी रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।